अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BBA 6 बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 14। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 11, 12 और 13 में हमने लॉस के बारे में पढ़ा है सारा, कि किस तरह से जो है वो केसेस को हैंडल किया जाता है अगर कॉन्फ्लिक्ट रेस हो जाए तो। लेकिन एनी हाउ अब से जो फॉरवर्ड हमारे 2-3 चलेंगे लेक्चर्स चलेंगे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में होंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो एक से ज़्यादा नेशंस में जिन कंपनीज़ का बिज़नेस है तो उन कंपनीज़ के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा आज ना मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर कहीं आपको लगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है तो उसको माइंड नहीं करिएगा, बिकॉज़ आई हैव सम थ्रोट इन्फेक्शन। तो अच्छा अब हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमारा जो हम बेसिक टॉपिक्स हमारे चलेंगे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में होंगे। बेसिकली ये 6 टॉपिक हैं जो हमने मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में क्लियर करने हैं, यानी कि मैंने आपको डिलीवर करनी है। आज के लेक्चर में कितने होते हैं डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द लेक्चर, लेकिन एनी हाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ MNCs। बेटा M स्टैंड्स फॉर द मल्टी, N स्टैंड्स फॉर द नेशनल एंड C स्टैंड फॉर द कंपनी एंड S स्टैंड्स फॉर द कंपनीज़। ठीक है, तो MNCs इनको बोला जाता है। आप कहीं भी MNCs का वर्ड सुने तो देन आपके माइंड में फ़ौरन से यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात हो रही है, ऐसी कंपनीज़ के बारे में बात हो रही है जो एक से ज़्यादा नेशंस में जिनका बिज़नेस है। लाइक अगर आप कोका कोला की बात करते हैं, आप पेप्सी की बात करते हैं, इसके अलावा और कंपनी एडिडास जो है वो यहाँ एशिया की तो शायद कम ही कंट्रीज़ में हो, लेकिन यूरोपियन काफ़ी नेशंस में है। तो बेटा यही एक आप मतलब ये 2-4 एग्जांपल्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। बेटा सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं मैं इनका कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। प्रोज किसी भी रेलिवेंट टॉपिक यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोज उस टॉपिक के बारे में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे हम कहते हैं ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्ला ब्ला, ये फॉलोइंग जो भी आप करना चाहें। तो एडवांटेजेस जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से प्रोज जो हैं वो पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हैं, और कॉन्स जो हैं वो, ये मेरी पेंसिल आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रही है, और कॉन्स जो हैं वो नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी कि नेगेटिव चीज़ें बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो बेटा एक साइड मैंने प्रोज की लिखी है और दूसरी साइड मैंने कॉन्स की लिखी है, और ये मैंने लिखी भी काफ़ी जल्दी में, और मेरा हाथ भी इंजर्ड था तो इस वजह से शायद आपको राइटिंग भी ज़्यादा नीट ना लग रही हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं सब वर्ड्स जो है वो क्लियर आपको मैं उनको रीड आउट कर दूँगी ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड सबसे बड़ा जो वेपन होता है वो ये पेंसिल होता है कि जिस वर्ड पे हो यू कैन ईज़िली प्रोनाउंस दोज वर्ड्स। तो बेटा सबसे पहला जो प्रोज है, यानी कि एक जो पॉजिटिव बात है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, वो ये है कि इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा बिज़नेस बड़ा होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती चली जाएंगी। वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी, वो किसी दूसरे कंट्री में है। लेट सपोज अगर आप बात कर लें यूके की बात कर लें,
अच्छा बेटा, लेट्स सपोज़ कि आप यूके की बात कर लें, तो वो कंपनी जैसे यूके में जाएगी, वहाँ पर भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। वही कंपनी अगर दुबई में जा रही है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। वही कंपनी अगर जो है वो अमेरिका में जा रही है तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट करेगी। यानी कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, उनकी एम्प्लॉयमेंट कि वो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, तो वो जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में जाएंगी वहाँ वहाँ जो है वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करेंगी। और बेटा दूसरा प्रोज है कि हाई रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, देन डेफिनेटली पाकिस्तान में चूँकि रिसर्च और टेक्नोलॉजी वर्क अभी कम है कंपैरेटिवली। आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, आप यूके की बात करते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, इवन दो एशिया में बहुत रिसर्च पे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में भी एज़ कंपैरेटिवली वो कम है। तो जहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि कंपनी ने पूरा अपना प्लांट जो है वो लॉन्च करना होता है, वहाँ पे मशीनरी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का आना, वहाँ पे नई से नई टेक्निक का इस्तेमाल होना। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि लेज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। लेज़ भी तो एक एमएनसी है ना, एक ब्रांड है और मल्टीनेशनल कंपनी है ये एक, शायद इंटरनेशनल भी हो जाए, भी हो अगर उसका शेयर जो है वो ज़्यादा कंट्रीज़ में है तो। अच्छा, अब बेटा अगर लेस की कोई कंपनी या छोटा सा प्लांट यहाँ पाकिस्तान में बनता है, तो पाकिस्तान में उसके लिए जो मशीनरी यूज़ होगी, जो तरीक़ाकार यूज़ होगा, वो आप स्टूडेंट्स भी फेमिलियर हैं उन सारी चीज़ों से अच्छी तरह से, और मुझे भी पता है, ठीक है, यानी कि वो एक लो स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में होंगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप वही सेम कंपनी को आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, तो उनका प्लांट भी बहुत बड़ा होगा, उनकी टेक्नोलॉजी, मशीनरी, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ और काम करने का तरीका और ये वो, क्योंकि अक्सर मैं किस चैनल पे लगता है, डिस्कवरी पे पता नहीं है, शायद नेशनल जियो पे, फूड फैक्ट्री के नेम से जो है वो छोटी छोटी से क्लिप्स दिखाते हैं फैक्ट्रीज़ के बारे में, और और जो भी उस फिर फैक्ट्री के रिलेटेड प्रोडक्ट होती हैं उसके बारे में बताते हैं कि ये ऐसे प्रिपेयर होती है और ये ऐसे प्रिपेयर होती है। तो जब मैं वो छोटे छोटे से टॉपिक आप कह लेंगे वो होता है, शो होता है छोटा सा, कोई 15-20 मिनट का होता होगा, ये शायद इससे भी कम, तो उसमें जो है वो बहुत सफाई और बहुत टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है, क्या क्या ये सब चीज़ें वगैरह ना। तो अगर आप उन चीज़ों को पाकिस्तान की निस्बत अगर आप कंपैरेटिवली पाकिस्तान देखें, तो आपको वाज़िया डिफरेंस नज़र आएगा रिसर्च वर्क में भी और टेक्नोलॉजी वर्क में भी। अच्छा बेटा, अब आगे जो है थर्ड जो इसका प्रोज है वो है इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यूज़। दैन डेफिनेटली बेटा रेवेन्यू होता है जो हम लेते हैं, जो कंपनी के पास आता है, लाइक इनकम है, रेवेन्यूज़ हैं जो कंपनी के पास आते हैं। तो बेटा जितनी ज़्यादा कंपनी होगी और अच्छी, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेल नाउन्ड प्रोडक्ट होगी, वेल क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, तो उस पर टैक्स रेट भी जो है वो उसी तरह से इम्पोज किया जाता है। लाइक अगर आप मैच बॉक्स की बात करते हैं, तो मैच बॉक्स पे बहुत कम, आई थिंक कुछ पॉइंट सम पैसास जो है वो टैक्स रेट इम्पोज होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप बात करते हैं लेस के 50 वाले पैकेट की, तो आपको टैक्स में जो है वो अच्छा खासा आपको फ़र्क नज़र आएगा, चाहे वो चंद पैसों का ही हो, लेकिन वो डिफरेंस ही होता है, ठीक है। वो कंपनी के लिए वो रेवेन्यू ही होता है और हमारे लिए वो लॉस ही होता है, ठीक है, एक कंज्यूमर के लिए। अच्छा, और बेटा जो प्रोज चौथा जो प्रोज है वो है इंक्रीज्ड फॉरेन एक्सचेंज है। तो डेफिनेट सी बात है, जब प्रोडक्ट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगी और करेंसीज जो हैं वो एक्सचेंज होंगी, तो फॉरेन एक्सचेंज भी जो है वो बेटा EXC मैंने मेंशन किया है। सो ये पूरा आगे स्पेस नहीं थी, सो दैट्स वाई मैंने सिर्फ EXC मेंशन कर दिया। इट मीन्स कि ये बात हो रही है इंक्रीज्ड फॉरेन एक्सचेंज की। और फॉरेन एक्सचेंज क्या है ये आप सबको पता है, तो इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा बेटा, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो MNCs के लिए फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि जहाँ वो पहले 5 नेशंस में काम कर रही है, वहाँ जब उसने नेशनल पे जाना है तो हो सकता है वो 10 पे चली जाए, वो 15 पे चली जाए। तो एक अपने बिज़नेस को बढ़ाने की जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होती है वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बाद होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, उस कंट्री के बारे में ज़्यादा अच्छा
जो है उसकी ग्रोथ, जीडीपी वगैरह, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है। अब हमारे पाकिस्तान में चूँकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स या फ़ॉरेन ओनर्स जो हैं वो आने से पहले कोई 100 दफ़ा सोचते हैं कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की लो है। लेकिन एनी हाउ जब आप बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। हाई इनकमिंग इन्वेस्टमेंट्स, वही बात जो मैंने पहले आपको कह दी कि एमएनसीज़ जहाँ पे ज़्यादा अपने आप को, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करती चली जाएंगी, इट मीन्स कि वहाँ पे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इंडिया में शायद हमसे थोड़ी, शायद नहीं, ज़्यादा ही है। तो बेटा ये सारे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के प्रोज़ हैं। आज का टॉपिक ना आपका एक्चुअली मुझे खुद बहुत बोरिंग सा लग रहा है, इस वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ से लग रहा हो कि मैम कोई ज़्यादा एक्साइटेड वे में जो है वो लेक्चर डिलीवर नहीं कर रही। बट एनी हाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो है स्टूडेंट्स को अच्छे से डिलीवर किया जाए सब चीज़ें। लेकिन चूँकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो पहले से डिस्कस्ड हैं और स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों से, सिर्फ एक दोबारा से चीज़ों को रिपीट करने का मकसद क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि किस टॉपिक को हमने किस तरह से कवर करना है, ठीक है। अब लेट सपोज़ कि मैं आपको ये वैसे भी असाइनमेंट दे सकती थी, अगर मैं आपको असाइनमेंट भी देती तो ये वही चीज़ें होती। लेकिन लेक्चर डिलीवर करने का मतलब ये है कि आपको कल पेपर में अगर किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे समझाने में, बताने में आपका कहीं ना कहीं वो माइंड क्लिक कर जाता है कि यार ये चीज़ें जो है वो हमने मैम ने पढ़ाई हुई हैं, तो ये चीज़ें जो है वो हमने अगर कोई टॉपिक हमें लग रहा है कि वो आउट ऑफ सिलेबस चला गया है, आउट ऑफ कंटेंट चला गया है, तो देन आप उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सबसे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि जब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा होता है, तो वो कॉन्सेप्ट से आगे कॉन्सेप्ट, वो एक कॉन्सेप्ट में कोई 2-4 कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस हो जाते हैं। लेकिन एनी हाउ जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो तो वाकई में आई रियली मिस दैट इन्वायरमेंट, क्योंकि उसमें जो है वो डिस्कशंस भी चलती हैं। फिर मैं मेंटली खुद भी सेटिस्फाइड होती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल रहा होता है कि आया आप स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट्स के माइंड्स में वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही। तो लेकिन एनी हाउ यहाँ भी सिर्फ क्या है कि मैंने अपना ही बोला है। अब आई डोंट नो कि वो आपको समझ आ रहा है, उस तरह से समझ आ रहा है जिस तरह से मैं चाहती हूँ या नहीं। लेकिन एनी हाउ आई होप सो दिस टाइम सून विल एंड अप एंड द क्लासेस विल स्टार्ट अगेन इंशाल्लाह। तो बेटा अब हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में। कॉन्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले कहा ये कि ये हमेशा नेगेटिव मैसेज कन्वे करती हैं। तो सबसे पहले ये है कि एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्सिंग। बेटा आउटसोर्स का मतलब होता है कि अगर आपने अपने बिज़नेस के लिए एम्प्लॉयज़ को लेकर आना है, तो आपका बिज़नेस जिस कंट्री में है आप वहाँ के लोगों को प्रेफर नहीं कर सकते, आप बाहर के लोगों को प्रेफर करें, ठीक है। लाइक अगर कोई एमएनसी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पाकिस्तान में आ जाती है और वो पाकिस्तान के लोगों से इंटरव्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ें कलेक्ट भी करती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फॉर्मेलिटी वो करती भी है, लेकिन वो देखती है कि पाकिस्तानी जो अवाम है उसमें वो पोटेंशियल नहीं है जो मुझे काम करने के लिए चाहिए, तो देन डेफिनेटली उसको वो छोटी पोस्ट पे तो पाकिस्तानी इसको रख लेगी, लेकिन जो बड़ी पोस्ट्स हैं, जो मैनेजरियल पोस्ट हैं, उस पर उसके लिए डेफिनेटली उसको दुबई, कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स या अपनी जो उसका होस्ट कंट्री है उसको वहीं से जो है वो एम्प्लॉयज़ को लेकर आना पड़ेगा। हो सकता है कि वो अपनी किसी दूसरी एमएनसी जो है फैक्ट्री या ब्रांच या आउटलेट से जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जैसे कि ऑफ़र्स होती हैं ना, लाइक अगर यहाँ पे कोई कंपनी है और वही कंपनी अगर दुबई में भी है तो आपको ऑफ़र हो जाए कि सर आप दुबई में जाके काम कर लें। सो दिस इज़ कॉल्ड द आउटसोर्सिंग, ठीक है, कि बाहर से जो है वो आप एम्प्लॉयज़ को हायर करें। तो बेटा जो एमएनसीज़ में ज़्यादा चूँकि ज़्यादा क्वालिफाइड और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव और मोटिवेटेड और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो देन डेफिनेटली उसकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आउटसोर्स होती है। दूसरा है बेटा यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़। अच्छा बेटा बात क्या है कि ये कंट्री पे डिपेंड करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा क्या चीज़ डिपेंड कर रही होती है वो ये चीज़ ज़्यादा ये डिपेंड कर रही होती है कि
लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में कोई भी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में या पूरे यूरोप में जो है उसमें जो है वो अगर वो 10 साल पहले आ चुकी है और लोग उससे बहुत अच्छी तरह फेमिलियर भी हो गए हैं तो पाकिस्तान में वो आ जा रही होती है। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल कार्स हैं, शायद अमेरिका में और यूरोपियन की काफ़ी कंट्रीज़ में जो है वो इलेक्ट्रिकल कार्स जो है वो चल भी रही हैं और सक्सेसफुल भी जा रही है वो प्रोडक्ट। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो है वो टेक्नोलॉजी आई ही नहीं है। और अगर आ भी जाएगी और सबसे पहला परचेज़र जो उसको परचेज़ करेगा, पहले तो उसको हैवीएस्ट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है उस कार में, उस कार की टेक्नोलॉजी की जो बेस है वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में कोई नहीं जानता होगा। तो देन डेफिनेटली वो एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। लाइक मैं टिकटॉक्स जो है वो ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मोबाइल में ऐप है तो वो चलते चलते अगर फ्री टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ। तो मुझे वो टिकटॉकर उसका नेम नहीं याद, वो हेल्दी सा एक मोस्ट रिच उसको बच्चा ही है, वो बड़ा नहीं है। मुझे याद नहीं है उसका नेम नहीं याद, लेकिन वो बहुत हेल्दी सा है और मोटू सा। तो उसका मतलब वो उसका जब इंटरव्यू लिया था जैद ने, जैद अली जो है ना जो व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने उसके घर जाके जैद ने और शाहवीर ने जो है वो इंटरव्यू लिया था और उनके बारे में सारी उनकी कार्स वगैरह के बारे में पूछा। तो उन्होंने उस एक कार थी आई थिंक मर्सिडीज़ या कुछ, उन्होंने कुछ आई थिंक पता नहीं क्या नेम था उस कार का। तो वो कार जो है उसकी टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई है। तो मतलब जब उससे शाहवीर ने पूछा कि अगर इस कार में जो है अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आ गया या कोई टेक्निकल इशू आ गया, तो फिर आप कैसे जो है वो इसको हैंडल करते हैं। तो उसने आगे से बड़ा सिंपली जवाब दिया कि हमें ये इंग्लैंड भेजना पड़ती है। ठीक है। तो वो शिपमेंट के चार्जेस, फिर ऊपर से इंग्लैंड की जो सर्विस, ज़ाहिर सी बात है जो बंदा उसको ठीक करेगा उसके चार्जेस, दोबारा से उसको यहाँ लेके आने के चार्जेस। तो चूँकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत कम है, तो अगर कोई एमएनसी कंपनी यहाँ आके लॉन्च होती है तो देन डेफिनेटली उसको पाकिस्तान में अवेलेबल टेक्नोलॉजी के मुताबिक ही जो है वो चलना पड़ेगा। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि चल तो अच्छी रही हैं, उनका प्रॉफिट लेवल अच्छा है, लेकिन वो जो हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे जो है वो काम कर रही हैं। तो मोनोपली, अच्छा बेटा मोनोपली ओवर डोमेस्टिक फर्म्स क्या होता है? अब जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी का एक अपना, अब बिल्कुल सेम वही बात है कि अगर कोई दो बंदे खड़े हों, एक जो है वो बहुत पतला सा लीन सा है और उसके साथ कोई अच्छा खासा मोटा ताज़ा आके जो है वो बंदा खड़ा हो जाए, तो देन डेफिनेटली जो मोटा ताज़ा है उसकी एक वैल्यू भी होती है और उसको सारे मतलब वो एक उसका इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है रेदर देन उस बंदे से जो कि बेचारा लीन सा है। ठीक है। तो अब इसी तरह से मोनोपली का मतलब होता है कि आपने एक मोनोपली क्रिएट कर ली है, सिर्फ आप समझते हैं कि हमारा बिज़नेस हमारा ही है, बाकी सारे हमसे छोटे हैं। मुझे याद है कि जब मैं बीकॉम में थी तो तब हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक थी, तो इकोनॉमिक्स की बुक पे वो साइड पे होता है ना, लाइक यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ जो मैसेज कन्वे करी होती हैं। तो उस पिक्चर पे था मतलब बुक पे था कि एक बहुत मोटा ताज़ा आदमी है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि एमएनसी, और बाकी छोटे छोटे थे वो कार्टून्स यानी कि आदमी ही थे और उनको छोटी छोटी कंपनीज़ का नेम दिया गया था, और उस बड़े सारे आदमी ने अपना पाँव जो है वो उन कंपनीज़ के ऊपर रखा हुआ था। यानी कि जैसे वो रख रहा होता है ना, जैसे पाँव जैसे हम ऐसे करके रख रहा होता है, कुचलने लगा होता है, तो बिल्कुल उस तरह से था। और ये बहुत अच्छा, मुझे एक्चुअल मोनोपली का कॉन्सेप्ट उस पिक्चर से क्लियर हुआ कि मोनोपली एक्चुअली होती क्या है, कि पावर इज़ ऑलवेज़ द पावर। तो एमएनसीज ये समझती हैं कि हम जो हैं वो हम ही हैं, बाकी सारी जो डोमेस्टिक फर्म है इस कंट्री में वो जो है वो हमसे छोटी हैं। और रियलिटी भी यही होती है, क्योंकि एमएनसी का बिज़नेस, प्रॉफिट, स्केल, मार्केट शेयर, मार्केटिंग और एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है रेदर देन किसी भी लोकल फर्म की अगर आप बात करते हैं। आर्टिफिशियल डिमांड, बेटा अच्छा आर्टिफिशियल डिमांड का क्या मतलब है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट अगर नहीं परचेज़ या सेल हो रही उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, या जो है वो आप ये बात भी कर सकते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट जो उनकी सेल नहीं हुई और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्होंने डिमांड क्रिएट करनी है,
तो उस डिमांड के लिए मोस्ट ऑफ द ये मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा करते हैं। जैसे अभी आज ही थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, तो टीवी पे जो है वो अर्तुगरुल ड्रामे की, जो मैंने तो वो ड्रामा सीरीज़ नहीं देखी हुई, सो मुझे आइडिया नहीं है कि, बट एनी हाउ आई एम फेमिलियर विद द नेम्स ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, ठीक है। तो उसमें जो हलीमा जो हैं जिन्होंने वो मेन रोल किया है, तो वो किसी मोबाइल ने, आई थिंक वो मोबाइल वीवो था या पता नहीं कौन सा मोबाइल था, उन्होंने जो है वो उस यानी कि वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाई है, डिमांड क्रिएट करवाने के लिए हलीमा को अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिया है, ठीक है। तो अब बेटा ये होता है आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना। जब डिमांड क्रिएट नहीं हो रही होती किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो जो कंपनीज़ के पास जो सोल्यूशन होता है वो होता है उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करना। तो उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करने के लिए जो है वो उनको फिर जो है वो सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करना पड़ता है, और फिर कहीं जाके उनकी जो है फॉलोशिप इंक्रीज़ होती है, उनको बहुत सारी कंपेन्स चलानी पड़ती हैं, और फिर कहीं जाके जो है वो यू कैन से कि उसकी डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन एनी हाउ चूँकि ये ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर या कस्टमर नहीं होती, इस वजह से जो है इसको आर्टिफिशियल डिमांड किया जाता है। बेटा नो CRS, नो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 5th सेमेस्टर में दिया है हमने बिज़नेस एथिक्स की बुक में। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो कम ही CSR को फॉलो करती हैं। और यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो बेटा समटाइम्स ऐसा होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन समटाइम्स जो है ये नेगेटिव भी हो जाता है। लाइक फिर जो बाकी के जो बिज़नेस की अगर हम बात करें, तो फिर उनके पास ये वजह नहीं रहती कि वो फिर उनके पास जो है वो क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है वो बहुत कम होती है। अच्छा बेटा अगला जो है वो है हमारा कंट्रोल ऑफ MNCs एक्टिविटीज़। तो बेटा MNCs जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले मैंने ये आपका ये जो टॉपिक है ना, मैंने इसको लिखने के लिए कोई आपके 6-7 आर्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है। उसकी वजह ये क्योंकि मुझे एक खुद से क्लियर नहीं हो रहा था कि आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है इसमें जो मेन, क्योंकि आर्टिकल जो था वो बहुत लेंथी होता है। तो पहले आप उसके जो है वो रिव्यू को पढ़ते हैं, या फिर आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, देन आपको अगर जो है वो उसके रिज़ल्ट्स को पढ़ना, और बहुत अगर आपको कोई ज़रूरी हो जाए तो फिर आपको जो है वो लिटरेचर रिव्यू में जाना पड़ता है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू चूँकि एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड और मतलब कहीं की बात को कहीं उठा के किया हुआ होता है, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जो है वो थोड़ा टफ काम होता है। तो लेकिन एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हैज़ गिवन मी द कैपेसिटी टू कवर अप दिस टॉपिक इन द 1 पेज बट इन द वेरी शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो MNCs को बिल्डअप करने का पर्पज़ होता है ना, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना तो कहीं बाद में आता है, लेकिन MNC को किसी भी एक कंट्री में इस्टेब्लिश करना या उसको चलाने का मकसद जो होता है, ये फॉलोइंग पर्पसेस हैं जो वहाँ पे होते हैं। बेटा ओरिजिन, सबसे पहले इसके ओरिजिन को देखा जाता है। लाइक पेप्सी का ओरिजिन मैंने एक दफ़ा इसकी डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखी थी कि पेप्सी की जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली जो सबसे पहले जो पेप्सी का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला जो उसका है, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज क्या होते हैं। लेकिन एनी हाउ जो उसका स्ट्रक्चरल और केमिकल फार्मूला है पेप्सी का, अगर आप उस पर जाते हैं तो वो बनाने वाले से जो है वो आप कहने कि कहीं बाय चांस बन गया या बस ऐसे ही बाय लक बन गया, ठीक है। और उसने बनाया और जो है वो पहले जो है ये प्रोडक्ट जो है वो इसमें कुछ ड्रग्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता था, यानी कि जब भी लोग पीते थे तो वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाते थे। इवन हमारी फैमिली में अभी तक ऐसा है। मेरी जो ददियाल की फैमिली है, यानी कि बड़े जो दादा बू हैं मेरे, उनकी फैमिली चूँकि वहाँ इंग्लैंड में होती है, तो उनके जो आगे से बच्चे हैं, उनकी बेटी और फिर उनकी बेटी के जो आगे से बच्चे हैं, वो अगर पेप्सी जो है वो आप कहने कि 1-2 ग्लास, इनकी एक लिमिट तो होती है, उस लिमिट पे तो बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जैसे वो उस लिमिट से ज़्यादा आगे एक्सीड करके पी जाते हैं ना, तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं वो बच्चे। फिर उनको पता नहीं होता, वो एक कह लें शरारती मूड में आ जाना और वो पता नहीं अजीब सी हरकतें करना।
तो उस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, ठीक है। तो बट एनी हाउ उसका ओरिजिन देखा जाता है कि उसका ओरिजिन क्या है, वो किन किन कंट्री से जो है वो चली है, कहाँ कहाँ पे सक्सेसफुल हुई है, क्या टारगेट कस्टमर्स थे उनके, और हमने जो है वो किस तरह से टारगेट करना है और क्या करना है। तो ये सारा काम जो है बेटा ये चलता है। फिर कम्प्रीहेंसिव एक प्रॉफिट ओरिएंटेशन उसकी होनी चाहिए बेटा। कम्प्रीहेंशन होनी चाहिए कि योर प्रोडक्ट मस्ट बी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। आपके प्रोडक्ट के बनाने का जो पर्पस है, जो यूज़ का पर्पस है, उसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उसके सारे दैट मस्ट बी क्लियर टू ऑल द कस्टमर्स दैट यू आर टारगेटिंग, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस की बात है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो होती ही प्रॉफिट ओरिएंटेड है। इसके अलावा एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वो उसका मेन पर्पस होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग जो है उसका मेन पर्पस होता है। एंड देन द एरिया ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो उसके लोकल बिजनेसेस जो हैं वो उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। तो यानी ये एक छोटे से ये पर्पस था। अब इन सारे पर्पसेस को इस टॉपिक में डिस्कस करने का मतलब ये है कि जब हम कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं, तो बेटा इसमें दो तरह के कंट्रोल आ जाते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल और दूसरा होता है आउटपुट कंट्रोल, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का मतलब होता है कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना। आपने अपनी प्रोडक्शन को अपने फाइनल प्रोडक्ट से कोऑर्डिनेट करना, देन प्रोडक्शन को एडवर्टाइजमेंट से कोऑर्डिनेट करना, देन उसको मार्केटिंग से कोऑर्डिनेट करना। तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से या एक डिसिप्लिन को किसी दूसरे डिसिप्लिन से कोऑर्डिनेट करना, इसमें भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए होती है, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि आपने किस तरह से अपनी कोऑर्डिनेशन को लिंक अप करना है, कंट्रोल करना है रिलेटेड टू द आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल तो वो होगा जो डेफिनेटली आपको रेवेन्यूज़ की फॉर्म में, आपको मार्केटिंग सक्सेस की फॉर्म में जो है वो आपको मिल रहा है, आपकी प्रोडक्ट डिमांड में जो है वो आपको मिल रहा है बेटा। इसके अलावा एक होता है प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। फिर स्ट्रेटजिक कंट्रोल भी होता है। तो ये 1 2 3 4 इन 4 एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ लेके चलना, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो बेटा सबसे पहले जब हम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में जो बेसिकली जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं ज़्यादा आर्टिकल्स में, वो यही है कि कॉन्टैक्ट एंड द लोकल मैनेजमेंट, ठीक है। जो लोकल मैनेजमेंट है, लोकल मैनेजमेंट का मतलब है कि जिस कंट्री में वो मल्टीनेशनल कंपनी है, हम उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका जो है वो बाहर अपनी मार्केट मेंबर्स के साथ कांटेक्ट होना, या बाकी अपनी दूसरे ममालिक की मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कांटेक्ट होना, और उस कांटेक्ट को किस तरह से हमने हैंडल करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनको किस तरह से हमने हैंडल करना है, इन सबको कोऑर्डिनेट करना अपनी आउटपुट के साथ और एक्टिविटीज़ के साथ, ये उसमें आ जाएगा। फिर मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करना, फिर डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन को कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ा जो है, ये सबसे मेरे ख्याल से टफ टास्क यही है, ठीक है। एंड देन डिस्कशंस ऑन द फंक्शनल इश्यूज़, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स को अरेंज करना, और जो भी जो है वो इश्यूज़ चल रही हैं, फिर उनका सल्यूशन सोचना, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना जो है बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। और ये तभी होता है जब आपकी मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट होती है। बेटा आगे आउटपुट कंट्रोल में, प्रोसेस कंट्रोल में, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में, यानी कि कंट्रोल के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन है, आउटपुट में ये आता है, लाइक करता है। देन यूज़ ऑफ द फॉर्मल प्रोसीजर, ये प्रोसेस कंट्रोल में आ जाता है कि आपने अपने फॉर्मल प्रोसीजर्स को किस तरह से जो है वो फॉलो अप करना है, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। देन हेड क्वार्टर इंक्वायरीज़ ऑन द रिपोर्ट्स, फिर फाइनल जो आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, इसको हम प्रोसेस कंट्रोल में और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में लाई करते हैं कि उस पर जो इंक्वायरीज़ होंगी, जो इश्यूज़ आएंगे, आपने उसको किस तरह से हैंडल किया है। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटीज़ को लिंक अप करना और उनको जो है फिर एक दूसरे के साथ कंट्रोल अप करना। तो ये सारा है कि आपने कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। एंड आई होप सो बेटा कि आपको समझ आ गई हो। अगर फिर भी कहीं टॉपिक की नहीं समझ आई है तो देन आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे पूछ रही हैं, किसी भी और चीज़ पे से पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्यूरीज हैं। अब आगे जो है वो हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 15 में हम कोड्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एंड आई होप सो यू पीपल विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड द कंटेंट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। So, Allah Hafiz.